नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सपनों की उड़ान। सूरज की पहली किरण अभी खिड़की से झांकने ही लगी थी कि सुहानी की नींद खुल गई। घड़ी पर नजर डाली, 5 बज चुके थे। अलार्म तो बजा ही नहीं, लेकिन सुहानी को अब आदत हो चुकी थी बिना अलार्म के जागने की। जैसे ही उसने अपनी चादर हटाई, सर्द हवा का एक झोंका आया और उसे याद दिलाया कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। लेकिन सुहानी को इन सब बातों का ध्यान करने का समय कहाँ था। वह झटपट बिस्तर से उठी और रसोई की तरफ बढ़ गई। चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाते हुए उसकी नज़रें लगातार घड़ी की तरफ लगी हुई थीं। माही को स्कूल के लिए तैयार करना, राहुल के ऑफिस के नाश्ते की तैयारी और सासू माँ की सुबह की चाय, इन सब कामों की लंबी सूची उसे भीतर से हड़बड़ाहट से भर देती थी। चाय का पानी उबलने लगा था। उसने जल्दी से अदरक कूटी और चाय में डाली। सुहानी, मेरी चाय तैयार है या नहीं? सुनीता जी की आवाज़ ने रसोई की खामोशी तोड़ दी। बस ला रही हूँ मम्मी जी, सुहानी ने जवाब दिया। उसने चाय को कप में उड़ेला और ट्रे में रखते हुए सोचा कि दिन की शुरुआत में ही कितना कुछ करना पड़ता है। सुनीता ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसके हाथ में पूजा की माला थी, लेकिन नज़रें टीवी की तरफ थीं। सुहानी ने ट्रे उसके पास रखी और चुपचाप वापस जाने लगी। सुहानी ने, चाय इतनी फीकी क्यों है? तुम्हें पता है मुझे थोड़ा मीठा पसंद है, सुनीता जी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगली बार ध्यान रखूंगी। मम्मी जी, बस ध्यान ही रखती रहो, करने का समय कब आएगा? सुनीता जी का ताना सुहानी के दिल में चुभ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि बहस करने का कोई मतलब नहीं था। सुहानी जल्दी जल्दी रसोई में वापस आई। उसे माही को तैयार करना था। माही, जल्दी उठो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी, उसने आवाज़ लगाई। माही बेमन से उठी और आलस भरे अंदाज में बोली, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। ऐसे कैसे स्कूल नहीं जाना? तुम्हारी क्लास टेस्ट है आज, चलो उठो। सुहानी ने माही को मनाने की कोशिश की। माही आखिरकार उठकर तैयार हुई और यूनिफॉर्म पहनना शुरू किया। सुहानी ने उसे तैयार करते हुए सोचा, कभी कभी बच्चे भी कितना परेशान करते हैं। माही को तैयार कर सुहानी ने उसका टिफ़िन बनाया। तभी राहुल की आवाज़ आई, सुहानी मेरा टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं? सुहानी ने कहा, बस 5 मिनट राहुल। राहुल अखबार पढ़ते हुए सोफे पर बैठे थे। उन्होंने एक नज़र रसोई की तरफ डाली और कहा, तुम्हें पता है आज मीटिंग में समय पर पहुंचना ज़रूरी है। अगर टिफ़िन देर से मिलेगा तो मैं खुद बना लूँगा। सुहानी ने मन ही मन सोचा, खुद बना लो तो शायद तुम्हें पता चले कि काम कितना मुश्किल है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी जल्दी राहुल का टिफ़िन पैक करने लगी। दिन के सारे कामों के बीच सुहानी ने खुद के लिए एक कप चाय भी नहीं बनाई थी। उसने सोचा, हर सुबह ऐसा ही होता है, सबके लिए समय है लेकिन मेरे लिए नहीं। क्या मैं इस घर में केवल एक काम करने वाली हूँ? माही को स्कूल बस में बैठाने के बाद वह कुछ पल के लिए बैठी। उसकी आंखों में थकावट और मन में सवाल थे। शादी से पहले उसने अपने लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन अब उसका जीवन घर की 4 दीवारों में सिमट कर रह गया था। अचानक सुनीता ने उसे पुकारा, सुहानी आज दाल ठीक से बनी नहीं थी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि खाने का स्वाद अच्छा हो। सुहानी ने धीरे से कहा, जी मम्मी जी। राहुल ने भी जाते जाते कहा, सुहानी तुम इतनी थकी हुई क्यों दिख रही हो? तुम घर में इतना क्या काम करती हो जो इतनी थकान हो जाती है? यह सुनकर सुहानी के मन में एक चुभन सी हुई। उसने सोचा, क्या घर के सारे काम करने को काम नहीं समझा जाता? क्या मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? सुहानी के लिए यह सुबह हर दिन जैसी ही थी, लेकिन आज उसे लगने लगा था कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। वह अपनी पहचान और अपने सपनों के बारे में सोचने लगी। क्या उसने अपने लिए कुछ किया? क्या वह केवल दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनी है? यह सवाल उसे भीतर तक झकझोर रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना होगा। सुहानी ने रसोई में वापस जाकर अपनी बची हुई चाय गर्म की। उसने पहली बार खुद के लिए चाय का कप उठाया और धीमे धीमे घूंट भरने लगी। उसे लगा कि आज सुबह की हड़बड़ाहट में उसने खुद को खो दिया था, लेकिन यह सोच उसे इस बात की ताकत दे रही थी कि शायद वह अपने लिए कुछ कर सकती है। यह भागती सुबह सुहानी के लिए केवल काम काज का समय बीत चुका था, लेकिन सुहानी के लिए कामों के
फरिश्ते खत्म नहीं हो रही थी। माही को स्कूल भेजने के बाद उसने किचन को साफ किया और सोचा कि अब थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेगी। तभी सुनीता जी ने कमरे से आवाज़ लगाई, सुहानी, मेरी दवाई का समय हो गया है, तुमने लाकर दी भी है या नहीं? सुहानी ने अलमारी से दवाई निकालकर उन्हें दी और धीमे से कहा, मम्मी जी, आज रात से आपकी नई दवाई शुरू करनी है। डॉक्टर ने कहा था कि खाने के बाद ही लें। तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं ही हूँ क्या? कुछ काम अपने आप किया करो, सुनीता ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। सुहानी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वह जानती थी कि किसी भी बात पर तर्क करना केवल विवाद को बढ़ाएगा। अभी वह सोफे पर बैठने की सोच ही रही थी कि आरती, उसकी ननंद, आ गई। आरती ने आते ही शिकायत भरे स्वर में कहा, भाभी, ये घर हमेशा ऐसे क्यों रहता है? देखो कितनी धूल जमी हुई है। मैं तो मम्मी से कह रही हूँ कि घर में एक नौकरानी रख लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये सब। सुहानी ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, आरती, मैं सफाई कर रही थी, बस थोड़ा समय लग गया। थोड़ा समय? तुम तो हमेशा यही कहती हो, आरती ने ताने मारते हुए कहा। मानव सुहानी का देवर भी वहीं बैठा था। उन्होंने अखबार के पीछे से झांकते हुए कहा, भाभी, ये सब तो ठीक है, लेकिन चाय भी देर से आ रही है। घर में अगर काम सही से नहीं होगा तो बाहर वालों को क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? सुहानी के अंदर कहीं कुछ टूटने सा लगा। क्या वह केवल घर के कामकाज के लिए थी? कोई उसकी मेहनत को क्यों नहीं देखता? दोपहर होते होते सुहानी ने पूरे घर का काम खत्म किया। वह सोच रही थी कि अब थोड़ी देर माही के साथ बैठकर समय बिताएगी। स्कूल से लौटने के बाद माही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सुहानी उसके पास गई और पूछा, कैसा रहा स्कूल आज? माही ने उदासी से जवाब दिया, ठीक था। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान हो? सुहानी ने उसे पुचकारते हुए पूछा। मम्मी, आप कभी मेरे साथ समय क्यों नहीं बिताती? मैं देखती हूँ सब मम्मियों को उनके बच्चे प्यार से गले लगाते हैं, लेकिन आप तो हमेशा काम में लगी रहती हैं। क्या आपको मुझसे प्यार नहीं है? सुहानी का यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने माही को गले लगाया और कहा, ऐसा मत कहो बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए ही काम करती हूँ। माही ने रूठे हुए स्वर में कहा, आप हमेशा यही कहती हो, लेकिन आप मेरे साथ खेलती क्यों नहीं? माही की बातों ने सुहानी को भीतर तक झकझोर दिया। क्या वह सचमुच अपनी बेटी के साथ समय नहीं बिता पाती? क्या वह एक अच्छी माँ होने का कर्तव्य निभा रही थी? उसने खुद से सवाल किया, क्या घर के कामों में इतनी उलझ जाना सही है कि अपने बच्चों के लिए भी समय न बचे? सुहानी ने महसूस किया कि माही की शिकायतें केवल बच्चे की जिद नहीं थीं, बल्कि वह प्यार और ध्यान की मांग कर रही थी। लेकिन सुहानी कहाँ से समय निकालती? दिन भर की जिम्मेदारियां उसे इतना थका देती कि खुद के लिए भी कुछ नहीं बचता। शाम को जब घर के बाकी सदस्य वापस आए तो माहौल फिर से अचारक हो गया। सुनीता ने डिनर टेबल पर सुहानी से शिकायत की, आज सब्जी में स्वाद नहीं है, तुम ठीक से काम क्यों नहीं करती? राहुल ने भी अपनी मां का समर्थन करते हुए कहा, हाँ सुहानी, तुम हर दिन ये सब कैसे भूल जाती हो? सुहानी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, मैं कोशिश करती हूँ मम्मी जी, पर कभी हो जाता है। सुहानी ने आईने में अपने थके हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा तनाव और थकावट से भरा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सुहानी थी जो कभी अपने सपनों और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे वह दिन याद आए जब वह कॉलेज में हर सांस्कृतिक कार्यक्रम की जान हुआ करती थी। उसकी कविताओं और कहानियों को पढ़कर लोग तालियां बजाते नहीं थकते थे। मैं कहाँ खो गई? सुहानी ने खुद से फुसफुसाते हुए पूछा। रात का सन्नाटा घर में पसरा हुआ था, लेकिन सुहानी के अंदर की आवाज़ें उसे चैन नहीं दे रही थी। वह जानती थी कि सुबह का चक्र फिर से वैसा ही शुरू होगा। एक ऐसा दिन जिसमें उसके लिए कुछ भी नया या उसका अपना नहीं होगा। माही की शिकायतें उसके दिल में गूंज रही थीं। उसने सोचा, क्या मैं माही की भी वही कहानी दोहरा रही हूँ जो मेरे साथ हुई थी? मेरी माँ भी तो हमेशा जिम्मेदारियों में फंसी रहती थी। वह भी शायद मेरी बातों को समय पर नहीं सुन पाती थी। क्या मैं अपनी बेटी के साथ वही कर रही हूँ? उसने ठान लिया कि अगली सुबह वह माही के साथ समय बिताएगी, भले ही घर का कोई काम अधूरा रह जाए। लेकिन क्या वह वादा निभाएगी? हर बार जब वह ऐसा करने की सोचती, कोई नई जिम्मेदारी उसे जकड़ लेती। सुहानी ने बिस्तर पर लेटते हुए एक गहरी सांस ली।
कमरे में चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने तय किया कि वह खुद को खोने नहीं देगी। अगर मुझे कुछ बदलना है तो इसकी शुरुआत मुझसे ही करनी होगी। शायद मैं सबकी अपेक्षाओं को पूरी तरह नहीं निभा सकूं, लेकिन क्या मैं खुद से कुछ वादे नहीं कर सकती? रात का सन्नाटा घर में पसरा हुआ था, लेकिन सुहानी के अंदर की आवाज़ें उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह जानती थी कि सुबह का चक्र फिर से वैसा ही शुरू होगा, एक ऐसा दिन जिसमें उसके लिए कुछ भी नया या उसका अपना नहीं होगा। माही की शिकायतें उसके दिल में गूंज रही थीं। उसने सोचा, क्या मैं माही की भी वही कहानी दोहरा रही हूँ जो मेरे साथ हुई थी? मेरी माँ भी तो हमेशा जिम्मेदारियों में फंसी रहती थी, वह भी शायद मेरी बातों को समय पर ना सुन पाती थी। क्या मैं अपनी बेटी के साथ वही कर रही हूँ? उसने ठान लिया कि अगली सुबह वह माही के साथ समय बिताएगी, भले ही घर का कोई काम अधूरा रह जाए। लेकिन क्या वह वादा निभा पाएगी? हर बार जब वह ऐसा करने की सोचती, कोई नई जिम्मेदारी उसे जकड़ लेती। सुहानी ने बिस्तर पर लेटते हुए एक गहरी सांस ली। कमरे में चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने तय किया कि वह खुद को खोने नहीं देगी। अगर मुझे कुछ बदलना है तो इसकी शुरुआत मुझसे ही करनी होगी। शायद मैं सबकी अपेक्षाओं को पूरी तरह नहीं निभा सकूं, लेकिन क्या मैं खुद से कुछ वादे नहीं कर सकती? यह चुप्पी शायद उसकी ताकत बन सकती थी, और यही चुप्पी उसे खुद को फिर से खोजने में मदद करेगी। सुहानी ने माही को स्कूल भेजने के बाद बाकी घर के काम निपटाए। हर रोज की तरह वह सास के कमरे में सफाई कर रही थी कि उसकी नज़र अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने बक्से पर पड़ी। यह बक्सा उसने बरसों से नहीं देखा था। उसने बक्सा नीचे उतारा और उसे खोलने लगी। उसके अंदर पुराने कागज, तस्वीरें और किताबें थीं। इन चीज़ों को देखकर उसका दिल अचानक भावनाओं से भर गया। वही एक कोने में रखी थी उसकी डायरी, उसके सपनों और कविताओं की डायरी। सुहानी ने डायरी को झाड़कर साफ किया। वह उसे देखकर एक पल के लिए रुकी और फिर उसके पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना ही उसकी एक कविता से भरा हुआ था जो उसने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। कविता पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह कविता तब लिखी गई थी जब उसे लगा था कि वह कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करेगी। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां और अपेक्षाओं के तले उसका आत्मविश्वास और सपने कहीं दब गए। डायरी के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी रखी थी। वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ खड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखकर भावुक हो गई। तस्वीरें उसे उन दिनों में ले गईं जब जीवन में सिर्फ खुशी और उम्मीदें थीं। सुहानी को याद आया कि वह कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जान हुआ करती थी। कविताएं, नाट्य प्रतियोगिताएं और डिबेट, हर जगह उसका नाम लिया जाता था। उसकी कविताएं कॉलेज की पत्रिका में छपती थीं और प्रोफेसर उसे हमेशा प्रेरित करते थे कि वह लिखना जारी रखे। डायरी पढ़ते पढ़ते सुहानी को अपनी शादी का समय याद आया। राहुल से उसकी शादी अरेंज थी। शादी के बाद धीरे धीरे उसके जीवन का केंद्र घर और परिवार बन गया। अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में सोचना भी उसने बंद कर दिया था। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसने डायरी लिखनी छोड़ दी थी। हर बार जब वह लिखने की कोशिश करती, कोई ना कोई काम आ जाता। फिर धीरे धीरे उसने मान लिया कि यह सब अब उसका हिस्सा नहीं है। सुहानी ने डायरी को सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। यह वही डायरी थी जिसमें उसे खुद से जोड़े रखा था। वह सोचने लगी कि उसने कितने सपनों को अधूरा छोड़ दिया। क्या अब भी मैं लिख सकती हूँ? उसने खुद से सवाल किया। यह विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। शायद डायरी का मिलना एक इशारा था कि वह अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने का प्रयास करे। अचानक सुहानी को एहसास हुआ कि वह डायरी उसके लिए सिर्फ एक यादगार चीज़ नहीं थी, बल्कि यह उसके अंदर छुपी एक आवाज़ थी, एक पुकार थी जो उसे फिर से जीने और अपने सपनों को खोजने के लिए बुला रही थी। उसने डायरी को अपने तकिए के नीचे रखा और तय किया कि वह इसे फिर से भरने की कोशिश करेगी। सुहानी ने ठान लिया कि वह अपनी खोई हुई पहचान को दोबारा हासिल करेगी। उसने पहली बार अपने लिए समय निकालने की कोशिश की। शायद ये शुरुआत का पहला कदम है। उसने खुद से कहा, डायरी के साथ बिताया यह समय सुहानी के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आया। उसने खुद से वादा किया कि वह न केवल अपने लिए बल्कि माही के लिए भी यह बदलाव करेगी। अब वह सवाल यह था कि क्या सुहानी अपनी ज़िंदगी को बदलने की हिम्मत जुटा पाएगी। सुहानी उस दिन सुबह से ही व्यस्त थी। रोज की तरह घर के काम खत्म करते करते दोपहर हो गई थी।
माही स्कूल से वापस आ चुकी थी और सास अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुहानी ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी बहन प्रिया खड़ी थी। अरे प्रिया, तुमने तो बताया भी नहीं कि आने वाली हो, सुहानी ने चौंकते हुए कहा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सरप्राइज देने का मन था। और क्या हाल है दीदी? प्रिया के चेहरे की मुस्कान और उसकी आत्मविश्वास से भरी हुई उपस्थिति ने सुहानी के दिल को सुकून दिया। वह एक बैग लेकर आई थी और लग रहा था कि कुछ दिनों के लिए रुकेगी। प्रिया सुहानी से 6 साल छोटी थी, लेकिन उसकी सोच और जीवन शैली सुहानी से बहुत अलग थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी, आत्मनिर्भर और आधुनिक विचारों की महिला। उसकी बातें और सोच हमेशा से सुहानी को प्रेरित करती थी। किचन में चाय बनाते हुए सुहानी ने प्रिया से पूछा, तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन दीदी तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या कर रही हो इन दिनों? सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसा तुम देख रही हो, घर के काम, माही की देखभाल और बस यही सब। चाय पीते हुए प्रिया ने सुहानी को गौर से देखा। दीदी तुम खुश हो? उसने सीधे पूछा। सुहानी इस सवाल से असहज हो गई। क्या वह जवाब देती? उसने सिर झुका लिया। तुम्हें पता है दीदी, प्रिया ने गंभीर स्वर में कहा, तुम हमेशा से मेरी प्रेरणा रही हो। अब मैं छोटी थी तो तुम्हारी कविताएं पढ़कर मैं सोचती थी कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन अब तुमने तो सब छोड़ दिया। क्यों? प्रिया की यह बात सुनकर सुहानी की आंखें भर आईं। शादी के बाद सब बदल जाता है प्रिया, जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि अपने लिए समय ही नहीं बचता। प्रिया ने ठंडी सांस ली और बोली, दीदी जिम्मेदारियां तो सबके पास होती हैं, लेकिन तुमने अपनी पहचान ही खो दी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि माही जब बड़ी होगी तो वह तुमसे क्या सीखेगी? सिर्फ दूसरों के लिए जीना या अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत? प्रिया की बातें सुहानी को अंदर तक झकझोर रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी के लिए एक मिसाल बन सकती है, लेकिन इसके लिए उसे पहले खुद को बदलना होगा। पर मैं अब कहाँ से शुरू करूँ प्रिया? सब कुछ खत्म हो चुका है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी खत्म नहीं हुआ दीदी, तुम्हारी कविताएं, तुम्हारे सपने, ये सब तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा हैं। तुमने उन्हें दबा दिया, लेकिन उन्हें दोबारा जागने में देर नहीं हुई। बस एक कदम उठाने की ज़रूरत है। प्रिया ने अपनी बैग से एक नोटबुक निकाली और सुहानी को देते हुए कहा, ये लो, इस पर आज ही लिखना शुरू करो जो तुम्हारे दिल में है। वह सब लिखो, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं जज करेगा, बस खुद के लिए लिखो। सुहानी ने नोटबुक को हाथ में लिया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसके बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया था। उस रात सुहानी ने अपने कमरे में बैठकर नोटबुक खोली। प्रिया की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। आज मैंने खुद से एक वादा किया, मैं फिर से अपनी पहचान बनाऊंगी। जो सपने मैंने छोड़े थे उन्हें दोबारा जीने की कोशिश करूंगी। अगली सुबह सुहानी ने प्रिया की बातें याद करते हुए अपना दिन शुरू किया। उसने तय कर लिया था कि वह अब अपनी पहचान बनाने के लिए थोड़ा समय निकाल लेगी, लेकिन यह फैसला उसके परिवार को समझाना इतना आसान नहीं था। सुहानी ने घर का सारा काम निपटा कर दोपहर में अपनी डायरी निकाली और लिखने बैठी। वह अपनी कविताओं को दोबारा जीवंत कर रही थी, लेकिन तभी कमरे के बाहर से सुनीता जी की कड़क आवाज़ सुनाई दी। सुहानी, ये सब क्या हो रहा है? खाना बनाने का समय हो गया और तुम यहाँ बैठकर कागज काले कर रही हो, सुनीता ने शिकायत भरे स्वर में कहा। सुहानी ने फिर से झुकाकर जवाब दिया, माँ जी, मैंने सब कुछ पहले से ही तैयार कर दिया है, मुझे बस थोड़ी देर लिखने का समय चाहिए। समय चाहिए? घर की जिम्मेदारियों के लिए तो तुम्हारे पास समय है, लेकिन अब लिखने का भी वक्त चाहिए? क्या यह सब बेकार का काम जरूरी है? सुनीता ने ताना मारा। शाम को जब राहुल घर आया तो उसकी माँ ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी और कहा, तुम्हारी पत्नी को देखो, अब उसे काम में मन नहीं लगता, लिखने का नाटक कर रही है। मैं कहती हूँ कि इसे घर के काम से फुर्सत मिल गई है क्या? राहुल, जो पहले ही ऑफिस की थकान से परेशान था, सुहानी पर चिल्लाते हुए बोला, सुहानी, ये सब क्या हो रहा है? माँ को क्यों शिकायत करने का मौका दे रही हो? घर के कामों पर ध्यान दो, ये लिखने पढ़ने का नाटक बंद करो। सुहानी ने धीरे से कहा, राहुल, यह नाटक नहीं है, यह मेरे सपने हैं। क्या मैं अपने लिए थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल सकती? सपने? राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा सपना अब यह घर है, माही की पढ़ाई का ध्यान है और मेरे ऑफिस के लिए नाश्ता बनाना।
बस यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। मानव, जो सुहानी की इस बात को सुन रहा था, बोला, भाभी यह सब लिखना पढ़ना छोड़ दो, घर संभालना ही असली कला है। आखिर घर की औरतों का यही काम होता है। यह सुनकर सुहानी का धैर्य टूट गया। पहली बार उसने पूरे परिवार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा, आप लोगों को लगता है कि मैं इस घर में केवल नौकरानी हूँ? क्या मेरी कोई पहचान नहीं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ जिसके लिए भी सपने और इच्छाएं हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता भी थी। एक पल रुककर वो पुनः बोली, मैं इस घर में हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी करती हूँ। माँ जी आपकी चाय से लेकर माही के स्कूल के टिफ़िन तक। लेकिन कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? मेरी इच्छाएं, मेरे सपने सब मर चुके हैं। लेकिन अब और नहीं, सुहानी ने नाराज होकर कहा। देखो बहू का जवाब, शादी के बाद घर की औरतों को यही करना पड़ता है, सबके लिए जीना पड़ता है। यह हमारे समाज की परंपरा है। राहुल ने अपनी माँ का समर्थन करते हुए कहा, सुहानी माँ ठीक कह रही हैं। ये सब सोच विचार छोड़ो और घर के काम पर ध्यान दो। यही तुम्हारा फर्ज है। प्रिया, जो पास ही खड़ी थी, तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया और बोली, भैया, माँ जी, आप लोग यह क्यों नहीं समझते कि सुहानी दीदी भी इंसान है? वह कोई मशीन नहीं जो बस आपके काम करती रहें। अगर वह अपने लिए थोड़ा समय चाहती हैं तो इसमें क्या गलत है? तुम बीच में मत बोलो प्रिया, राहुल ने गुस्से में कहा। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर आप लोग अपनी सोच नहीं बदलते तो दीदी इस घर में घुटती रहेंगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वह खुद को पूरी तरह खो देंगी। सुहानी ने अपनी आंखों में आंसू लिए और कहा, शायद आप लोग मेरी बात कभी नहीं समझेंगे, लेकिन अब मैं अपने लिए खड़ी होऊंगी। मुझे अपने सपनों को जीने का पूरा हक है। उसकी बातों ने उसको सबको चुप करा दिया। वह पहली बार अपनी बात कहने की हिम्मत कर रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अब खुद के लिए समय निकालेगी, चाहे परिवार इसे स्वीकार करे या नहीं। सुबह का समय था, लेकिन घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सुहानी चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। उसके मन में पिछले दिन की बातें घूम रही थी। उसने पहली बार अपनी भावनाओं को घर वालों के सामने रखा था, लेकिन उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। माही ने अपनी माँ के चेहरे की उदासी भांप ली थी। वह कमरे में गई और वहाँ पड़ी सुहानी की डायरी उठा लाई। उसने सुना था कि यह डायरी उसकी माँ के सपनों की कहानी है। माही ने धीरे धीरे डायरी के पन्ने पलटे। डायरी के हर पन्ने पर कविताओं के मोती जड़े हुए थे। एक कविता ने माही का ध्यान खींचा। माही ने कविता पढ़ी और उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने अपनी खुशियों और सपनों को केवल घर की जिम्मेदारियों के लिए त्याग दिया है। माही ने तय किया कि वह अपनी माँ को उनके सपने वापस लौटाने में मदद करेगी। माही रसोई में आई और सुहानी के पास खड़ी हो गई और बोली, माँ, यह डायरी आपकी है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सुहानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन तुम इसे क्यों देख रही हो? माँ, यह कितनी खूबसूरत कविताएं हैं। आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि आप इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं, माही ने उत्साह से कहा। सुहानी ने धीरे से कहा, यह सब बहुत पुरानी बातें हैं बेटा, अब इनका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है माँ? माही ने दृढ़ता से कहा। आपने जो लिखा है वह किसी को भी प्रेरित कर सकता है। आप इसे फिर से क्यों नहीं शुरू करती? सुहानी ने उसे एक पल के लिए देखा। लेकिन घर, तुम्हारे पापा और दादी, उन्हें यह सब पसंद नहीं है। मैं कैसे? माँ, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हैं, इस बार अपने बारे में सोचिए। मैं और मौसी आपके साथ हैं, माही ने भरोसा दिलाया। उस शाम प्रिया ने भी सुहानी से बात की। दीदी, माही सही कह रही है। अगर आप अपने लिए खड़ी नहीं होंगी तो कोई और भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपने अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है वह दुनिया के सामने आना चाहिए। सुहानी ने कहा, लेकिन क्या सच में मेरे शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं? इतने साल बीत चुके हैं और मेरी कविताओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। प्रिया ने जवाब दिया, सपने कभी पुराने नहीं होते दीदी, उन्हें पूरा करने की चाह कभी ख़त्म नहीं होती। बस आपको यह तय करना है कि आप शुरुआत कब करेंगी। माही और प्रिया के इन शब्दों ने सुहानी की उम्मीद को जगाया। उसने तय किया कि वह अपनी कविताओं को फिर से लिखना शुरू करेगी। उसी रात उसने डायरी निकाली और अपनी पुरानी कविताओं को पढ़ते हुए नया पन्ना खोला। उसने लिखा, जो बुझी थी लो अब फिर से जलेगी, सपनों की कश्ती अब लहरों पर चलेगी। माही ने अपनी कविता माँ को लिखते हुए देखा और उत्साह से बोली, माँ, मैं आपकी कविताएं अपने दोस्तों को सुनाऊंगी, वे जरूर आपकी तारीफ करेंगे। सुहानी ने मुस्कुराते हुए माही को गले लगा लिया।
उसने महसूस किया कि उसकी बेटी न केवल उसे समझती थी बल्कि उसकी ताकत भी बन रही है। सुहानी के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वह अपने सपनों को फिर से जीने के लिए तैयार थी। प्रिया और माही ने उसे यह एहसास दिलाया था कि अपने सपनों को पूरा करना कभी भी देर नहीं होती। सुहानी की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही थी। जो महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों में इतनी घिरी रहती हैं कि अपने सपनों को भूल जाती हैं, सुहानी उन सबसे अलग थी। उसने फिर से अपने पंख फैलाने की शुरुआत की थी। रोज शाम को जब परिवार का शोर शांत हो जाता, सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी के पन्ने पलटती। वह धीरे धीरे अपने पुराने सपनों को फिर से जीने लगी थी। हर कविता में वह अपनी भावनाओं को और गहरे रूप से व्यक्त कर रही थी। कविता का पहला कदम कुछ दिन बाद माही ने अपनी माँ को सलाह दी, माँ, अब समय आ गया है कि आप अपनी कविताएं बाहर भी भेजें। मैं जानती हूँ कि आपकी लेखनी में ताकत है। क्यों ना हम आपकी पहली कविता किसी पत्रिका में भेजें? सुहानी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी पत्रिका में मेरी कविता छपेगी? बिल्कुल, हमें प्रयास करना चाहिए और अगर आप हार मान लेंगी तो कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी कविताएं कितनी लोग पढ़ सकते हैं। माही ने उसे प्रेरित किया। सुहानी ने माही की बात मानी और अपनी पहली कविता एक स्थानीय साहित्यिक पत्रिका में भेज दी। कई दिनों तक सुहानी ने जवाब का इंतजार किया, लेकिन उसके मन में कोई उम्मीद नहीं थी। फिर एक दिन सुहानी के पास एक लिफाफा आया। उसने उसे खोला और उसका दिल धड़कने लगा। पत्रिका से उत्तर था, आपकी कविता को हमारे अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। हम आपके काम की बहुत सराहना करते हैं। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसकी कविताएं लोगों के बीच फैलेंगी। यह उसकी मेहनत और समर्पण का फल था। कुछ महीनों बाद सुहानी ने अपनी कविताओं का एक संग्रह तैयार किया। प्रिया और माही ने उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। सुहानी ने अपनी कविताओं को संकलित किया और एक छोटे से प्रकाशक से संपर्क किया। आपकी कविताएं बहुत सुंदर हैं, हम इसे प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं, प्रकाशक ने कहा। सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जानती थी कि यह सफ़र सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके परिवार और खासकर उसकी बेटी माही और बहन प्रिया का भी था। सुहानी ने एक दिन शाम को परिवार को अपने पहले कविता संग्रह के प्रकाशन के बारे में बताया। वह गर्व से बोली, देखो, मैं अपनी पहचान बना रही हूँ। अब मेरी कविताएं सिर्फ घर में नहीं बल्कि दुनिया भर में पढ़ी जाएंगी। राहुल ने थोड़ी देर तक चुप रहकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी इच्छा को पूरी तरह से अपनाया। मुझे लगता है हम सबको कभी कभी अपने सपनों को जीने का मौका देना चाहिए। सुनीता ने भी धीरे से, अब मुझे समझ में आया कि तुम क्या चाहती थी। मैं हमेशा तुम्हें घर के कामों में ही फंसा देखती थी, लेकिन अब देख रही हूँ कि तुम कितनी काबिल हो। सुहानी ने आभार से कहा, अगर आप सबका समर्थन ना होता तो मैं कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाती। खासकर माही और प्रिया, आपने जो मुझे प्रेरित किया उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। सुहानी का पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके नाम के साथ अब लेखक का दर्जा जुड़ चुका था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। सुहानी ने ठान लिया था कि वह अपने लेखन को और बेहतर बनाकर आगे बढ़ाएगी। उसका मन अब अपनी लेखनी के माध्यम से दुनिया तक पहुंचने का था। उसने अपनी नई कविताओं को लिखना शुरू किया। हर शब्द में नई ऊर्जा और आशा की गूंज थी। सुहानी ने महसूस किया कि इस यात्रा ने न केवल उसे एक नई पहचान दी थी बल्कि उसने यह भी सीखा कि खुद को पहचानना और अपने सपनों को पूरा करना किसी भी उम्र में संभव है। सुहानी का यह सफ़र न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी प्रेरणा बन गया था। अब जब भी परिवार के सदस्य उसकी कविताओं के बारे में बात करते, उनका चेहरा गर्व से चमक उठता था। सुहानी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था, अपने सपनों को कभी न छोड़ें, क्योंकि कोई भी समय उनको पूरा करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। सुहानी के सपने अब केवल उसकी कविताओं तक सीमित नहीं थे, उसकी पहचान एक लेखक के रूप में बन चुकी थी। लेकिन उसका सफ़र अब और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार था। सुहानी की लेखन यात्रा में एक और नया मोड़ आया जब उसके कविता संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी और सुहानी को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और संघर्ष का सही फल अब मिल रहा था। उसका सपना अब हकीकत में बदल रहा था। संग्रह का नाम था अंधेरे से रोशनी की ओर। यह संग्रह न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का बल्कि उन
महिलाओं का भी था जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती हैं। सुहानी ने अपनी कविताओं में अपनी जिंदगी की जटिलताएं, आंतरिक द्वंद्व और उम्मीदों को शब्दों में ढाला था। उसकी कविताओं में एक गहरी संवेदनशीलता थी जो पाठकों को छू जाती। वो चुप्पी कहती है, तुम्हारी आवाज़ को मैं अपने दिल में सुनती हूँ, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता थी। सुहानी को जब यह खबर मिली तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी कविताओं की पुस्तक अंधेरे से रोशनी की ओर साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुनी गई थी। यह केवल एक पुरस्कार नहीं था, यह एक मान्यता थी, एक प्रमाण था कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे साहित्य जगत में एक लेखक के रूप में स्थापित कर दिया था। राहुल और सुनीता को पहली बार सुहानी की सफलता पर गर्व महसूस हुआ। सुनीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी लेखिका बनोगी बेटा। माँ ही ने गर्व से कहा, माँ आपने मुझे यह दिखाया कि कोई भी सपना कभी अधूरा नहीं होता। आपकी कविताएं हमें जीने की नई वजह देती हैं। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल मेरा नहीं, हम सबका पुरस्कार है। अगर आप सबका समर्थन और विश्वास न होता तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुँच पाती। सुहानी के जीवन में जो बदलाव आया था वह केवल एक लेखिका के रूप में नहीं था, बल्कि एक औरत के रूप में था। उसने खुद को फिर से पहचाना था और अपनी पहचान बनाई थी। अब वह केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र और सशक्त महिला के रूप में उभर चुकी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सुहानी ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। उसकी कविताओं ने न केवल उसके आसपास के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने समाज में भी एक संदेश दिया। सुहानी ने यह साबित कर दिया कि कोई भी महिला, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वह अपने सपनों को पहचान ले और उनके लिए संघर्ष करे तो वह किसी भी मंजिल तक पहुंच सकती है। सुहानी की कहानी न केवल उनके संघर्ष की कहानी थी, बल्कि हर उस महिला की कहानी थी जो खुद को पहचानने और अपने सपनों को जीने के लिए दिन रात मेहनत करती है। वह अब जानती थी कि सच्ची सफलता केवल बाहरी मान्यता तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में ही असली खुशी छिपी होती है। उसने अपनी पहचान बनाई, अपनी आवाज़ उठाई और अब वह एक लेखक के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती थी। उसका सफ़र अब भी जारी था और उसने यह समझ लिया था कि सपने कभी बड़े या छोटे नहीं होते, लो सिर्फ उन्हें पूरा करने की लगन होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।